आज के क्लास में हम भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप मान के चलिए कि अगर संविधान यानी पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आना है तो इस टॉपिक से आना तय है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का अनुसूची। तो हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है कि भारतीय संविधान का अनुसूची यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला बात ये आता है कि शेड्यूल होता क्या है और शेड्यूल का शुरुआत कैसे हुआ। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना है कि संविधान का बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट समझिएगा कि संविधान सभा के द्वारा जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था यानी कि एडॉप्ट किया गया। क्या किया गया था? एडॉप्टेड किया गया यानी कि अपनाया गया। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो हमारे संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और अपनाने के बाद इसे जो है 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि इसको लागू कर दिया गया। तो अगर हम संविधान का बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है, तो हमारा संविधान जो है इसको संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया। इसीलिए उसके बाद से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसके बाद ये बात आता है कि जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे पास संविधान में जो है टोटल पार्ट यानी टोटल भाग जो है, आपको यहाँ समझना है कि उस समय आपका टोटल भाग 22 था। और अगर टोटल आर्टिकल का बात करते हैं तो टोटल आर्टिकल आपका 395 और टोटल शेड्यूल यानी अनुसूची, तो अनुसूची का संख्या आपका 8 था। ये हम बात कब का कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची था। लेकिन जब वर्तमान का बात करते हैं तो वर्तमान में अनुसूची का संख्या कितना है? तो वर्तमान में जो संविधान में जो अनुसूची है, तो आपको समझना है शुरू में 8 था और इसमें समय समय पर संविधान में अमेंडमेंट करके संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन। यहाँ पर आप एक पॉइंट समझिएगा, अगर संशोधन का बात करते हैं तो भारतीय संविधान का पार्ट 20, भारतीय संविधान का पार्ट 20 और आर्टिकल 368, यहाँ समझिए भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का बात किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान संशोधन इसका बात कहाँ किया गया है? तो इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में। ये समझ में आ रहा है? तो ये संविधान संशोधन का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये कंसेप्ट लिया गया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है भाई? तो इसको लिया गया है साउथ अफ्रीका से। तो हम ये बोले कि आपका जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची का संख्या 8 था, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ और 4 जोड़ा गया है। तो इसमें कितना हो गया अभी टोटल वर्तमान में? तो वर्तमान में 12 अनुसूची 12 शेड्यूल है। तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि कौन कौन सा शेड्यूल में क्या दिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का पूछता है कि आपसे पूछेगा कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है और जो एक्सेप्शन है वो भी पूछता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा देखते हैं कि पहला शेड्यूल क्या है। तो पहला अनुसूची क्या कह रहा है? फर्स्ट शेड्यूल में है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकार का विवरण। अगर हम बात करते हैं भारत में राज्य का, तो आपको यहाँ समझना है कि टोटल स्टेट का संख्या कितना है। तो टोटल स्टेट का संख्या है 28 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश का संख्या है 8। यानी कि आज यानी वर्तमान 4 अगस्त 2025 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका जो शेड्यूल 1 है, जो पहला अनुसूची है, इसमें स्टेट का नाम और यूटी के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन आप यहाँ समझिए, जब आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे, आगे चल के हम आर्टिकल पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, तो वहां आप समझिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 जैसे आपको पढ़ाएंगे तो वहां आप जानिएगा पार्ट 1, इसमें आपका आर्टिकल 1 से 4 तक में हम स्टेट और यूटी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ यह कह रहा है कि अगर हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में
अगर अमेंडमेंट होता है तो शेड्यूल फर्स्ट में अमेंडमेंट होगा। यानी आपको बस इतना समझना है। देखिए शेड्यूल 1 क्या कह रहा है कि स्टेट और यूटी का जिक्र किया गया है, तो स्टेट यूटी का नाम और उसका क्षेत्र अधिकार का वर्णन है। तो आप जब आर्टिकल 1 पढ़िएगा तो 1 में आपको मिलता है कि इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहां पर आपको पॉइंट समझना है, संविधान में कहा गया है राज्यों का संघ, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। तो आपको यहां समझना है कि जब भी हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में जब भी अमेंडमेंट होगा तो इसका मतलब हमको शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि शेड्यूल 1 जो है ये स्टेट और यूटी का नाम और क्षेत्र अधिकार के बारे में बताता है, और आर्टिकल 1 और 4 में अमेंडमेंट करने का मतलब, संशोधन करने का मतलब फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होगा। ये आपका हुआ फर्स्ट शेड्यूल, पहला अनुसूची। नेक्स्ट हमारा है सेकंड शेड्यूल। इसमें क्या है? सेकंड में इसमें हमारा कह रहा है सैलरी का बात किया जा रहा है, समझिएगा। यहां आपका है सैलरी, भत्ता और विशेष अधिकार, यानी डील्स विथ इमोलमेंट्स, अलावेंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ। अब से यहां समझिए, यहां बोल क्या रहा है कि आपका जो सेकंड शेड्यूल है, दूसरा अनुसूची है, इसमें जो भी आपका संवैधानिक पद है, इसमें आपका जो भी संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद में जो भी अधिकारी है उनको जो सैलरी, पेंशन और जो अदर अलावेंस मिलता है उसका जिक्र किया गया है। आप यहां समझिए, यहां बोलना क्या चाह रहे हैं कि आपका जो संवैधानिक पद, यानी आपको यहां पर ये जानना है कौन कौन सा इसमें पोस्ट आएगा। पेपर में ऐसे भी पूछता है कि इसमें से कौन शेड्यूल 2 में नहीं आता है। तो इसमें आपका शेड्यूल 2 में प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 क्या है? तो आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति का सैलरी का बात किया जा रहा है। तो यहाँ आपको समझना है कि राष्ट्रपति का जो सैलरी है ये आपका 5 लाख है, 5 लाख पर मंथ। और जो राष्ट्रपति का जो पेंशन होता है वो लास्ट मंथ, जो आपका सर्विस का जो लास्ट मंथ होगा उसका 50%। फिर आपका है गवर्नर, गवर्नर का सैलरी का बात किया गया 158 में, ठीक है। इनका सैलरी है 3.5 लाख पर मंथ। फिर आपका है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। अब यहाँ पर समझिए कि जो राज्यसभा के सभापति है, तो राज्यसभा का सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और यहां पर समझना कि जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति पोस्ट का सैलरी नहीं लेता है, वो सैलरी किसका लेगा? तो राज्यसभा का सभापति का लेगा, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। यहां समझिए, आपको बता क्या रहे हैं, आपको हम ये बताएं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही आपका राज्यसभा का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति पोस्ट का सैलरी नहीं लेता है, तो किसका लेता है? राज्यसभा का सभापति का लेता है। तो यहाँ को क्या बता रहे हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। फिर आपका राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, फिर आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज। यहाँ देखिए आर्टिकल आपको याद रखना है, जैसे यहाँ क्या बता रहे हैं, आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट का सैलरी का बात है, 158 आपका गवर्नर का सैलरी का बात है, ठीक है। फिर आपका राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का स्पीकर और वाइस स्पीकर, फिर आपका राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज का बात करते हैं तो यहां पर आपको समझना है, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक आपके जज। तो चीफ जस्टिस का जो सैलरी होता है ये 2.8 लाख पर मंथ, और जो जज का सैलरी होता है ये 2.5 लाख पर मंथ। तो आपका सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट का बात करते हैं तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इनका जो सैलरी होता है 2.5 लाख पर मंथ, और जो हाई कोर्ट के अदर जज हैं इनका सैलरी होता है 2.25 लाख पर मंथ। तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज का सैलरी कितना होता है। यहां पर आपको क्या बता रहे हैं, देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी आर्टिकल 125, तो आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट का जज का सैलरी, आर्टिकल 221 हाई कोर्ट का जज का सैलरी, और सीएजी का मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सीएजी का मतलब क्या होता है? तो सीएजी का मतलब है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनका जो सैलरी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। तो ये सारा का जिक्र कहाँ किया गया है?
ये जिक्र किया गया है शेड्यूल 2 में। तो आपको ये याद रखना कि शेड्यूल 2 में सैलरी का बात किया गया है, और किसका सैलरी, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 59, गवर्नर 158, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। आपके चेयरपर्सन ऑफ जो राज्यसभा आएगा वही आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस, और आपका हाई कोर्ट के जज और सीएजी, ये सारे जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद कहने का मतलब कि ये सब पोस्ट का जिक्र जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल में हुआ है। तो ये सारे जो संवैधानिक पद हैं, इनका सैलरी कहाँ से मिलेगा, तो इनका सैलरी मिलता है सेकेंड शेड्यूल। और ये किस पर भारित होता है, तो ये भारित होता है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं शेड्यूल 3 पर। शेड्यूल 3 हमारा क्या है, शेड्यूल 3 हमारा है शपथ यानी ओथ, यानी कि जो भी आपके संवैधानिक पद के अधिकारी हैं उनका जो शपथ का बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, यानी कि 3 ऐसा पोस्ट है जिसका जिक्र संविधान के शेड्यूल 3 में नहीं किया गया, आर्टिकल में किया गया है। जिसमें आपका सबसे पहले है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, इनका जिक्र है आर्टिकल 69, और राज्यपाल, इनका जिक्र है आर्टिकल 159। तो ये जो 3 ऐसा पोस्ट है, देखिए इनका जिक्र संविधान के शेड्यूल 2 में किया गया था। क्या बता रहे हैं कि शेड्यूल 2 में इनका जिक्र किया गया था, लेकिन शेड्यूल में इनका जिक्र नहीं है। ये जो शपथ लेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अगर वो एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और राज्यपाल को शपथ जो है ये दिलवाएंगे कंसर्न स्टेट के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। तो ये आपका जो 3 बताए हैं, इनका जिक्र आपका शेड्यूल 3 में नहीं है, इनका जिक्र आर्टिकल में है। तो यहाँ क्या आएंगे आपके, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, फिर आपका राज्य मंत्री, एमएलए, सीएजी, हाई कोर्ट के जज, यानी ये सब जो है इनका जिक्र कहाँ किया गया है, इनका जिक्र किया गया है शेड्यूल 3 में। अब नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 आपका सिंपल सा कहता है कि राज्यसभा में, जैसे आप सुने होंगे, पार्लियामेंट का 2 हाउस होता है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि पार्लियामेंट संसद का कितना पार्ट है, तो यहां समझिएगा, देखिए यही पॉइंट गलत होता है। कहे गलत होगा, अगर आपसे पूछे कि संसद यानी पार्लियामेंट का कितना पार्ट है, तो आप बोलेगा पार्लियामेंट का 3 पार्ट है। एक आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, और तीसरा आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये आपका संसद का पार्ट है। लेकिन आपसे पूछे कि पार्लियामेंट में कितना हाउस है, तो 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा का जो सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा का जो सीटों का बंटवारा है, इसका जिक्र कहाँ किया गया है, इसका जिक्र किया गया है शेड्यूल 4 और आर्टिकल 80। आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, शेड्यूल 4 और आर्टिकल 80। तो शेड्यूल 4 और आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। इसका ग्राउंड क्या है, यानी आधार क्या है, किस आधार पर, तो ये बांटा जाएगा जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल 5 में कि शेड्यूल 5 क्या है। यहां देखिएगा शेड्यूल 5 यानी 5th शेड्यूल, यहां है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब एरिया इन स्टेट, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन। यानी कि शेड्यूल 5 में, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बनता है, और इस लाइन को समझना ध्यान से, कि शेड्यूल 5 में यानी कि 5वां अनुसूची में 10 ऐसा राज्य का जिक्र किया गया है। कितना, तो 10 ऐसा राज्य का जिक्र किया गया है जो कि आपका एससी और एसटी एरिया में आते हैं। यहां समझे क्या बताएं, यहां बताएं कि जो आपका शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 में 10 ऐसा राज्य का जिक्र किया गया है। ये डेटा आप याद रखिएगा। कितना राज्य बोले हैं भाई, तो राज्य हम बोले हैं 10 राज्य। कितना राज्य है, तो 10 राज्य है। आपको रट लेना है, याद रख लेना है कि शेड्यूल 5 में एससी एसटी एरिया का बात किया गया है। क्या बात किया गया है, तो शेड्यूल 5 में एससी और एसटी एरिया का बात किया गया है। तो आपका एससी एसटी एरिया में कितना राज्य का बात है, तो एससी एसटी 10 राज्य में आपका एससी एसटी एरिया का बात किया गया है शेड्यूल 5 में। ठीक है, अब यहां पर समझिए
इसी में आपका एक आता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 244, भारतीय संविधान का आर्टिकल 244, और आर्टिकल 244 क्या कहता है, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC ST एरिया घोषित कर सकता है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको हम पॉइंट क्या बताएं, समझना है बात को। जैसे शेड्यूल 5 की बात की तो शेड्यूल 5 में कहा गया है SC ST एरिया की बात किया गया है, कितना राज्य, 10 राज्य। और इसी में आपका आर्टिकल 244 इससे रिलेटेड है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी एरिया को SC ST एरिया घोषित कर सकता है, इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 244 में। नेक्स्ट हमारा है शेड्यूल 6, और शेड्यूल 6 में क्या देखिए, शेड्यूल 6 भी आपका जनजातीय क्षेत्र का बात कर रहा है। शेड्यूल 6 जो है ये भी आपका जनजातीय क्षेत्र का बात कर रहा है, लेकिन ये किधर का, तो आपका नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहा है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य। किसका बात कर रहा है, तो उत्तर पूर्वी राज्य का। और आपको राज्य का नाम याद रखना है इसमें, ये मान के चलिए कि क्वेश्चन तय है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है कि राज्य का नाम बताइए। तो शेड्यूल 6 में क्या बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी उत्तर पूर्व। जैसे अगर हम इंडिया का बात करते हैं तो ये जो आपका एरिया है नॉर्थ ईस्ट, शेड्यूल 5 में क्या था, शेड्यूल 5 में आपका भारत का कोई भी आपका 10 राज्य का बात किया जा रहा है, लेकिन शेड्यूल 6 में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का बात किया जा रहा है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट का यानी कि उत्तर पूर्व का 4 राज्य का बात किया गया है, समझिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये नाम याद रखना है, 4 राज्य कौन कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शेड्यूल 6 में इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आपको याद रखना है 4 राज्य शामिल है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको 4 राज्य बता दिए हैं, तब आप ऐसा मत पूछिएगा कि सर वो भी राज्य बता दीजिए जो शामिल नहीं है, क्योंकि क्लियर सा बात है भाई, जो 28 राज्य है और 28 राज्य में जब 4 राज्य शामिल है और आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि शेड्यूल 6 में इसमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो 4 छोड़ के बाकी जितना बचा सब हो जाएगा, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट में राज्यपाल को विशेष अधिकार मिला है, राज्यपाल को और राष्ट्रपति दोनों को विशेषाधिकार मिला है। कौन सा स्टेट है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहां पॉइंट समझिएगा, आपको क्या बता रहे हैं कि आपका शेड्यूल 6 से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2। आर्टिकल 244, जैसे आपको आर्टिकल 244 में क्या बताएं कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC ST एरिया घोषित कर सकता है। आर्टिकल 244 का 2 में क्या है, ADC का बात किया गया। ADC का मतलब होता है, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि स्वायत्त जिला परिषद का बात किया जा रहा है, स्वायत्त जिला परिषद। तो स्वायत्त जिला परिषद का बात किसमें किया जा रहा है, तो आपका आर्टिकल 244 का 2, यानी कि आपका जो 4 राज्य है, समझिए शेड्यूल 6 में जो 4 राज्य है, यहां पर आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त जिला परिषद का गठन का बात किया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 में। तो आप ये 4 राज्य में टोटल ADC कितना है, तो टोटल ADC का संख्या 10 है। जैसे असम में आपका 3 है, मेघालय में 3 है, मिजोरम में 3 और त्रिपुरा में कितना है, तो त्रिपुरा में 1। तो आपको याद रखना है कि ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि स्वायत्त यानी स्वतंत्र जिला परिषद का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 का क्लॉज 2 में, और शेड्यूल 6 में इसमें 10 ADC है, 3 आपका असम, 3 मेघालय, 3 मिजोरम और 1 आपका त्रिपुरा में, ठीक है। अब आते हैं अगले शेड्यूल पर। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल क्या है, समझिएगा, यहां है आपका शेड्यूल 7। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। यहां क्या बोला जा रहा है कि जो केंद्र और राज्य है इनके बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होगा। इसमें आपका 3 लिस्ट का बात किया गया है। सबसे पहला आपका आता है संघ सूची। सबसे पहला क्या है, संघ सूची। और संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को।
दूसरा आपका आएगा राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। और थर्ड आपका है मिक्स है, जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? इसमें बोथ यानी दोनों को है। अगर अब दोनों में अगर विरोधाभास होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तब केंद्र का बात माना जाएगा। यानी संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। यानी शेड्यूल 7 में आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट का बात किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहां समझिए, यहां पर आपसे हमारा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइएगा संघ सूची में कितना टॉपिक है, राज्य सूची में कितना है और समवर्ती सूची में कितना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 8, यानी कि 8वां अनुसूची। समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे बात करते हैं 8वां अनुसूची का, तो 8वां अनुसूची का संबंध है लैंग्वेज से। किससे संबंध है? लैंग्वेज यानी कि भाषा। समझे, 8वां अनुसूची का जो बात कर रहे हैं, इसमें लैंग्वेज का बात किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो जिस समय संविधान लागू हुआ तो उस समय टोटल भाषा कितना था, टोटल लैंग्वेज कितना था जो संविधान में था? तो आपका लैंग्वेज 14, यानी कि 14 भाषा। यानी कि आपका जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय टोटल भाषा कितना था? 14। लेकिन सब बाद में आपका अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद 8 भाषा इसमें जोड़ा गया। और वर्तमान में कितना भाषा है? तो वर्तमान में इसमें 22 भाषा है। हमको ये समझना है कौन कौन सा भाषा कब ऐड हुआ। ठीक है, जैसे यहां आप समझिएगा, एक पॉइंट आप याद रखिए कि शेड्यूल 8 में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश भाषा जो है इंक्लूड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? शेड्यूल 8 में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। और अभी आप देख रहे होंगे कि शेड्यूल 8 में एक भाषा को ऐड करने का मांग किया जा रहा है, वो भाषा है भोजपुरी। यानी कि बिहार विधानसभा जो है डिमांड उठाया है कि भोजपुरी को संविधान का 8वां अनुसूची में ऐड किया जाए। इसका मतलब कि अगर भोजपुरी ऐड हो जाएगा तो आप भोजपुरी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर बीपीएससी मेंस का पेपर लिखोगे तो आप भोजपुरी में लिख सकते हो कि भारत में एगो राष्ट्रपति होएला और राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य होएला, तो कौन कौन सा काम होएला? तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति करे के, और तो वित्त आयोग के नियुक्ति करे के, राज्य और केंद्र के बीच संबंध बतावे के। आप भोजपुरी में लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको ऐड नहीं किया गया है। जब ऐड कर देगा तो आप इसको लिखने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा आपका दिया गया है, आप उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर भोजपुरी ऐड हो जाएगा तो आपका सारा काम जो है भोजपुरी में हो सकता है। आप एकदम प्योर भोजपुरी में अपना काम करिएगा। आप पेपर लिखिएगा, भोजपुरी में आंसर लिखिए, इंग्लिश का जगह, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तब यहाँ देखिए, हम बोले कि 14 भाषा पहले था, अभी कितना भाषा ऐड किया गया है? तो 8 भाषा ऐड किया गया। तो कितना भाषा हो गया? तो भाषा 22 हो गया है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब भाषा ऐड करेंगे तो आपको क्या बताए थे कि ऐड करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। तो जैसे पहले आपका 14 भाषा था, संविधान में 21 नंबर यानी कि 21वां संविधान संशोधन किया गया। यहां समझिए, यहां क्या बता रहे हैं? 21 अमेंडमेंट यानी 21वां संविधान संशोधन। जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद आपका पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 में, ऐसे करके आपका 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। और कौन सा भाषा जोड़ा गया? तो सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन 71 अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आपका 92 संविधान संशोधन 2003 हुआ, इसमें आपका मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। आपसे कहीं कहीं 2003 या 2004 ये भी लिखा हुआ मिलता है, आप दोनों याद रखिएगा कि 92 संविधान संशोधन 2003-4 में 4 भाषा। तो आपको क्या बताएं? आपको बताएं कि भारतीय संविधान का शेड्यूल 8 भाषा के बारे में जिक्र करता है। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय टोटल भाषा का संख्या 14 था, लेकिन समय समय पर अमेंडमेंट करके इसमें 8 भाषा जोड़ा गया और वर्तमान में शेड्यूल 8 में 22 भाषा है। इसके लिए सबसे पहले 21st अमेंडमेंट 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ और उसमें 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट
71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर आपका 92 अमेंडमेंट 92 संविधान संशोधन 2003-4 हुआ, उसमें 4 भाषा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। तो वर्तमान में आपका शेड्यूल 8 में 22 भाषा है और इसमें आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है और भोजपुरी को शामिल करने का बात चल रहा है और बिहार का एकमात्र भाषा मैथिली जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल पर। अगला शेड्यूल क्या है? नेक्स्ट हमारा है 9 शेड्यूल। अब बोलिएगा कि सर आप तो बताए थे कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वें शेड्यूल था, तो हम क्या बोले कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो पहला संशोधन कब हुआ समझिए। तो सबसे पहला संशोधन हुआ, फर्स्ट संशोधन कब हुआ था भाई? तो फर्स्ट संशोधन हुआ था 1951। समझिएगा, फर्स्ट संशोधन कब हुआ? 1951। और जब यहां संशोधन हुआ है तो संशोधन का मतलब ऐड हुआ, यानी कुछ जोड़ा गया। तो आपका जैसे लैंड रिफॉर्म का बात करते हैं, भूमि संबंधित कानून, ठीक है, यह संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ था। तो यहाँ भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधी राज्य कानून, इसमें कहा गया था, देखिए जब इसको लागू किया गया लैंड रिफॉर्म का बात किया जा रहा था। किसका बात किया जा रहा था? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है भूमि सुधार। तो भूमि सुधार का जब बात किया गया तो भूमि सुधार 9th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया फर्स्ट संशोधन 1951 से। और इसमें कौन सा आर्टिकल? तो ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 31B मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 9th शेड्यूल में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो आर्टिकल 31B जोड़ा गया। अब यहां समझिए, इसमें कहा गया था कि 9th शेड्यूल में यहां क्या कहा जा रहा है समझिएगा। इसमें आपका कहा जा रहा है कि जो 9th शेड्यूल है, 9वां अनुसूची, अगर 9th शेड्यूल में किसी भी कानून को डाल दिया जाए, 9th शेड्यूल 9वां अनुसूची में किसी भी कानून को डाल दिया जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब है कि इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो यहां क्या बता रहे हैं? यहां आपको पॉइंट बता रहे हैं कि आपका जो 9th शेड्यूल है, 9वां अनुसूची है, इसमें कहा गया था कि अगर किसी भी मामला को इसमें डाल दिया जाए तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकता है। तो क्या अभी तक ये है? तो आपको यहां पॉइंट समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहे हैं कि 2008 में, 2007-2008 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस RH कोलेहू केस, यहां क्या बता रहे हैं? यहां बोले कि 2007-8 में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस RH कोलेहू केस, और इसमें कहा गया, एक डेट फिक्स किया गया। वो डेट क्या था? 24 अप्रैल 1973। अब बोलिएगा सर यही डेट क्यों? मन में आएगा ना भाई, क्या क्या ऐसा कहा है? ऐसा थोड़ी कि इसमें हमारा बर्थडे था, ऐसा तो नहीं है कि 24 अप्रैल को हमारा जन्म हुआ तो इसलिए। तो आखिर कारण क्या था? तो कारण था कि संविधान में, यानी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा केस केशवानंद भारती केस। कौन सा? तो केशवानंद भारती केस जो है, इसी में आपका संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का बात किया गया था। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का बात जो है केशवानंद भारती केस में किया गया। तो क्या इससे पहले किसी केस में नहीं हुआ था? तो इससे पहले सज्जन सिंह केस में हुआ था। सज्जन सिंह केस में बेसिक स्ट्रक्चर का बात किया गया लेकिन वहां पास नहीं हुआ। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में आपका यहाँ पर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया। और यहाँ पर 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस RH कोलेहू केस में यह फैसला सुनाया गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी मामला था उसको हम 9th शेड्यूल में ऐड करेंगे। मतलब कि 9th शेड्यूल में जो भी आपका मामला 24 अप्रैल 1973 से पहले लाया था उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामला आपका 9th शेड्यूल में है उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो एग्जाम में पूछता है, RH कोलेहू केस 2007-8 में। इसमें आपका 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस का बात किया गया था। अब आते हैं शेड्यूल 10 पर। शेड्यूल 10 जो है इसको ऐड किया गया था
52वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985। तो आप याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब क्या है कि मान लो कोई ए नाम का आदमी है, ठीक है, ये अगर किसी पार्टी का टिकट लिया, मान लो कि हमें को चुनाव लड़ने का मन है, हम गए और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट ले लिए। अब टिकट लेकर के गलती से चुनाव जीत गए, ठीक है, चुनाव तो गलती से जीत सकते हैं। मान लो कि हम ए हैं और हम किसी एक्स पार्टी का टिकट लिए और टिकट लेकर चुनाव जीत गए। अब जीतने के बाद हम यहाँ पार्टी चेंज कर लिए, अब हम वाई पार्टी में जाके शामिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पार्टी चेंज कर रहे हैं यानी दल बदल, नहीं बोलते हैं कि आया राम गया राम, तो क्या है कि आया राम गया राम मतलब आया गया, तो आया राम गया राम जो है, ठीक है, यानी कि हम किसी और पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव जीते और दूसरा पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या कहलाएगा? एंटी डिफेक्शन, ठीक है, दल बदल कानून। इसको कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, ठीक है। अब इसमें देखिए दल बदल किस पर आएगा? तो एक आपका पार्लियामेंट पर आएगा, दूसरा आपका एमएलए पर आएगा। तो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 102 पार्लियामेंट यानी एमपी का बात कर रहा है और आर्टिकल 191 एमएलए का बात कर रहा है, यानी कि एमपी 102 और एमएलए जो है 191 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। नेक्स्ट आते हैं 11th शेड्यूल पर। इसको ऐड किया गया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था, यानी प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इस समय आपका यहां समझिएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993। यहां पॉइंट समझिए क्या बता रहे हैं, मतलब कि पंचायत का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंचायत का बात कर रहे हैं यानी कि आपका ग्राम पंचायत का। आप देखिए आगे चल के हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे बलवंत राय मेहता कमेटी क्या था, अशोक मेहता समिति क्या है, पंचायत का 3 स्टेज कौन कौन सा है, 29 काम कौन कौन सा दिया गया, सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना समझिए हम क्या बता रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? तो पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पंचायत के बारे में कहा जा रहा है। तो आपका पंचायत के कार्य अधिकार की बात किया गया है। कितना कार्य दिया गया है? 29 टॉपिक पर। आपसे पूछता है कि पंचायत को काम करने के लिए कितना टॉपिक दिया गया है? 29 टॉपिक याद रखिएगा। आगे चल के हम जानेंगे 29 टॉपिक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, आगे हम बताएंगे। और आपसे पूछता कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 243G याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आर्टिकल 243G के द्वारा 29 काम का जिक्र किया गया है पंचायत के बारे में। 11th शेड्यूल पीवी नरसिम्हा राव, 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12वां शेड्यूल यानी कि 12th शेड्यूल। जैसे 11th में क्या था? 11th में आपका था ग्रामीण निकाय के बारे में, तो यहाँ क्या रहेगा? तो जब गांव घूम लिए तब शहर भी आएंगे, तो ग्रामीण के बाद आपका शहरी निकाय। 11th में क्या था भाई? 11th में था ग्रामीण निकाय, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा? आगे आएगा शहरी निकाय। तो शहरी निकाय का मतलब क्या? शहरी निकाय का मतलब नगर पालिका होता है ना। जैसे गांव में क्या होता है? मुखिया जी हैं, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड कमिश्नर है, जिला परिषद है, ठीक है। तो आपका शहर में क्या है? नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप ग्राम में जानिएगा, गांव में, तो गांव में क्या होता है कि एक मुखिया जी होते हैं, मुखिया जी के साथ सरपंच जी रहेंगे, सरपंच के बाद वार्ड कमिश्नर, फिर आपका पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब रहेगा ना। तो उसी तरह शहरी निकाय में क्या है? नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ये सारा आपका शहरी निकाय में आता है। तो 12वां अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। कौन सा अमेंडमेंट? तो पहला आपका 73, फिर आपका 74। सरकार किसका भाई? तो सरकार वही पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव का सरकार था। 74वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1992 में। और क्या जोड़ा गया? नगर पालिका जोड़ा गया। इसमें कितना काम दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत में कितना बताएं? पंचायत में 29 बताए हैं, नगर पालिका में 18। कौन सा आर्टिकल? 243 का W, ठीक है। कितना काम बताया? तो काम बताया 18, आर्टिकल 243 का W। तो ये आपका भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण अनुसूची, महत्वपूर्ण क्या, सारा अनुसूची ही करवा दिए हैं। और आप मान के चलिए कि अगर शेड्यूल से क्वेश्चन बनेगा तो आपका इस वीडियो से देखना काफी है,
इसके बाद आपको कहीं और से जाने का जरूरत ही नहीं है। आपको जितना भी हम शेड्यूल में पोर्शन बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट बता चुके हैं। अगर आपसे किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिएगा तो आपसे शेड्यूल में क्वेश्चन बनेगा, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आपका यहाँ तक पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क्वेश्चन बनेगा। अब अगले क्लास में मिलेंगे अगले ही ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।